अभी देखो यहाँ पे एक एक लिख के बता दू, एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है। मतलब टॉल, टॉल वाले कैरेक्टर, ये डॉर्फ वाला। अभी इनको हम जब क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा इन दोनों से, टी और टी, है ना, कैपिटल कैपिटल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी, एक डॉर्फ। सिर्फ लिखने के लिए कैपिटल स्मॉल बोल रही हूँ, कैरेक्टर कैसा होगा वो ध्यान देना है। यहाँ पे टी जो डोमिनेंट वाला होता है ना, पहले बेटा वही लिखते हैं कैपिटल, देन यहाँ पे स्मॉल है तो एक कैपिटल एक स्मॉल। यहाँ पे भी डॉर्फ के लिए टी, डॉर्फ वाला टी, मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका चैप्टर जो होने वाला है दैट इज व्हाट, हेरिडिटी, है ना। बुक के पेजेस थोड़े घुमा के देखा होगा तो पता है कि भाई बहुत 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 ही छोटा सा चैप्टर है ना, बहुत लेंदी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। बट हाँ, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली बोर्ड्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो इट्स वेरी छोटू सा चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी है, इजी पीजी भी है। कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड करना है और एक महान साइंटिस्ट थे उनके बारे में पढ़ना है, बाकी चैप्टर इज क्लियर, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो पहले तो सीधा हम हेरिडिटी पे जंप नहीं करेंगे, ठीक है। सीधा ऐसा नहीं कि चैप्टर का नाम दिया चलो डेफिनेशन हेरिडिटी की पढ़ लेते, नहीं, थोड़ा उसके रिलेटेड पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझ जाएंगे तो आपको हेरिडिटी की डेफिनेशन समझने में इजी होगा। व्हाट इज हेरिडिटी ये समझने में इजी होगा, ओके। देखो यहाँ पे पहले बात आती है जीन की। क्या है, जीन्स, सुना है कभी, हाँ हाँ मेरे जीन्स ऐसे, जीन्स में ये तो हमारे, है ना। तो जीन्स क्या होता है, व्हाट आर जीन, वो वाले नहीं, लेम जोक्स नहीं मारने कि मैम वो वाले जीन्स, नहीं वैसे नहीं है। जीन मतलब क्या बेटा, डीएनए पता है ना। बचपन से हम ऐसा कुछ तो निकाल रहे हैं जब से हमें पता चला है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है ना। जब से पता चला है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, हम ये निकालते आ रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, डीएनए बोलते हैं, है ना। व्हाट इज दिस, ये है अपना क्या, डीएनए। तो सेगमेंट, अभी जीन क्या है, देखो ये दिखाया गया है तुम्हारा डीएनए, तो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए की एक सेगमेंट दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन। प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, है ना, एक प्रोटीन बनाने पड़ेंगे, एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे, तो उसकी मदद से क्या होगा, आगे कैरेक्टर्स डिसाइड हो गए, टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट, ये सब उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कौन से एंजाइम्स है, कितने अमाउंट में एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट। अभी कुछ कुछ टर्म्स अभी भी समझ में नहीं आ रहे होंगे, कोई नहीं, चिल रहो, रिलैक्स रहो, मैं हूं ना, सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो डीएनए क्या है, सॉरी जीन क्या है, डीएनए की एक ऐसे सेगमेंट जिसके पास इंस्ट्रक्शंस है टू मेक अ स्पेसिफिक प्रोटीन विच इन टर्न कंट्रोल्स अ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक, है ना। क्या कंट्रोल करेंगे प्रोटीन्स, ट्रेट या फिर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे तुम बहुत लंबे, है ना, यू आर वेरी टॉल, भाई तू तो बड़ा छोटा सा है ना, तो मतलब यू आर वेरी टॉल, यू आर वेरी शॉर्ट, यू आर ओके हाइट के, तो वो सब तुम्हारे ट्रेट्स, है ना, तुम्हारे कैरेक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, डीएनए पे, डीएनए की एक सेगमेंट पे। यहाँ देखो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये तो पता है ना, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट, है ना। क्रोमोसोम यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी है, तो वो जो डीएनए है उसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस है और एक सेगमेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर है व्हाट इज अ जीन। ऐसे ही सारे टर्म्स करो, ये मक्खन चैप्टर है, बहुत इजी पीजी सा चैप्टर है। जिनको नहीं समझ में आया ना, टेंशन नहीं लो, बहुत लंबा भी वीडियो नहीं होने वाला, वन शॉर्ट वीडियो अराउंड 1 आवर, है ना, 1 आवर से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा ऊपर भी हो, 1 आवर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उतने में एक चैप्टर निकल रहा है भाई, है ना। व्हाट इज एन अलील, व्हाट इज एन अलील, देखो देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्रीड, देख के समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं समझाती हूँ। व्हाट इज एन अलील, देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन दैट अराइज थ्रू म्यूटेशन और वेरिएशन। कुछ जीन्स में कुछ तो म्यूटेशंस आ गए, है ना, कुछ तो वेरिएशंस आ गए, कुछ तो चेंजेस आ गए, एंड डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रेट्स, और उस वजह से ट्रेट्स चेंज हो गए।
है ना, कुछ तो म्यूटेशन आ गया, कुछ तो चेंज आ गया जीन में, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो ट्रेट थे वो डिटरमाइन हुए, वो चेंज हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल जीन और the gene for flower color may have alleles for red और white flowers। देखो ये क्या है, ये रेड के लिए हमने क्या लिखा है, ये रेड कलर का रेड रेड रोज है, ये व्हाइट कलर का व्हाइट व्हाइट रोज है। ओके, तो ये देखो रेड कलर का जो रेड रेड रोज है उसके हम क्या एलील्स लिखते हैं, ये है आर और आर, कैपिटल आर और आर ही लिखना है। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेड आर आर ऐसा नहीं लिखना, दिस मीन्स समथिंग डिफरेंट, ये कुछ और है। फिलहाल ये क्या लिखा है, आर और आर फॉर रेड, फॉर व्हाइट क्या लिखा है, छोटा सा आर छोटा सा आर, सेकेंड एबीसीडी वाला। ओके, तो आर और आर, अभी जब इनका क्रॉस होगा, समझो जब इनका क्रॉस होगा आपस में, ये जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, इसका एक आर यहाँ पे आया, इसका एक आर यहाँ पे आया, तो क्या बन गया, आर और आर। फिर रेड ही फ्लावर क्यों आया, व्हाइट फ्लावर क्यों नहीं आया, ये सब देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। ये बेसिकली क्या समझाने के लिए था कि तुम्हारे जो अलील्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिस आर योर अलील्स, ठीक है। ये हर एक चीज के लिए, हाइट के लिए, पॉड के शेप के लिए, कलर के लिए, हर एक चीज के, तुम्हारी आंखों का कलर है ना, तुम्हारे हेयर, तुम्हारे प्यारे प्यारे सुंदर से बालों का कलर, तुम्हारे स्किन का कलर, एवरीथिंग एवरीथिंग किस पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे यही चैप्टर हेरिडिटी पे डिपेंडेंट है ना। उसमें क्या जीन्स है, कैसा डीएनए सीक्वेंस है, क्या चेंजेस आए, क्या म्यूटेशंस, क्या वेरिएशंस आए, एवरीथिंग एवरीथिंग किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड। सो व्हाट आर अलील, समझ में आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी अलील्स। इतना क्लियर है, ये अभी तक एकदम परफेक्ट समझ में नहीं आया होगा तो इसे रखो साइड में, आगे पढ़ेंगे ये अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ट्रेट है ना, यू हैव ब्राउन ब्यूटीफुल आईज, है ना, यू हैव ब्लू प्रिटी आईज बोलते हैं ना, तो क्यों ऐसे, क्यों उनके आईज ब्राउन ही है, ब्लू ही है, ब्लैक कलर ही है, क्यों ऐसे है, क्या हो रहा है इनमें, उनमें क्या है, ट्रेट है फॉर स्पेसिफिक कलर ऑफ द आई, स्पेसिफिक हाइट, स्पेसिफिक कलर ऑफ योर हेयर, तुम्हारे बाल कर्ली है, तुम्हारे बाल स्ट्रेट है, तो ये सारे क्या है, ट्रेट्स है। व्हाट इज अ ट्रेट, बेटा ये टर्म समझो, ठीक है, टर्म समझो, जीन, अलील, ट्रेट, ये सारे टर्म समझो क्योंकि आगे यही यूज होंगे। A characteristic or feature of an organism that can be inherited, inherited मतलब क्या, inherited मतलब तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें मिला है ना, होता है ना, तुम्हारी हाइट तुम्हारे मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे हेयर का स्ट्रक्चर तुम्हारे मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, थोड़े वेरिएशंस आएंगे बट मोस्टली तो उन पे डिपेंडेंट है, तुम कहाँ से आए हो, है ना, तो उससे ही तो है, तो मतलब जो वो है वैसे ही आप होने वाले हो, एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी नहीं, चेंजेस आएंगे, है ना। सो जो इनहेरिट हो रहा है सच एज आई कलर, हाइट और फ्लावर कलर, है ना, फ्लावर के भी मम्मी पापा होते हैं, हाँ, ऐसे बकवास क्वेश्चन ना नहीं किया करो। ओके तो जो आई कलर है, जो हाइट है, फ्लावर का जैसे अभी कलर हमने देखा रेड कलर, व्हाइट कलर, तो ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं, दे आर ट्रांसफर्ड, किससे, फ्रॉम दी पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स, जो पेरेंट्स है उनमें से किस में आ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं, तो ये ट्रेट है। देखो कितने प्रिटी प्रिटी से आईज है। मोस्ट डोमिनेंट क्या है भाई, ब्लैक कलर अपना एक, है ना, मोस्ट डोमिनेंट क्या है, ब्लैक, दीज वंस आर द यूनिक लकी वंस, हम भी लकी है, हमें भी तो ब्लैक कलर, हम भी यूनिक है मैम, हाँ हाँ श्योर, हाई फाई, मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है बेटा, चैप्टर ही हेरिडिटी है ना, तो अब भी समझ में आएगा, यहाँ पे ट्रेट यूज होगा, तो ट्रेट ही नहीं पता होता तो हेरिडिटी कैसे पढ़ते। सो यार भाई तुम लोग ट्रस्ट किया करो, ट्रस्ट करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो सब कुछ। हेरिडिटी क्या है, प्रोसेस थ्रू विच traits and characteristics are passed, they are passed from किससे, मम्मी पापा से, from parents टू ऑफस्प्रिंग, उनके चिंटू पिंटू तक, है ना, मम्मी पापा से उनके चिंटू पिंटू तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं उन्हें बोलते हैं, वो प्रोसेस, वो क्या है, हेरिडिटी है। और ये कैसे आएंगे, थ्रू द जीन्स, जीन्स कहाँ पे, डीएनए में, याद है सब कुछ, तो इसलिए जीन करवाया, इसलिए ट्रेट करवाया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बताया, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, प्रोसेस,
किसका? पासिंग ऑन दी कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द जीन्स। यहाँ पे देखो, इंसेन में गए ट्रेट्स, इंसेन में गए ब्यूटीफुल लेडीज, है ना, इनके ट्रेट्स यहाँ पे गए, इनके ट्रेट्स यहाँ पे। तो मतलब जनरेशन से जनरेशन क्या हो रहे? ट्रेट्स, कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे। तो यही प्रोसेस क्या है भाई? यही प्रोसेस है अपना हेरिडिटी। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। डन? क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, अभी देखो, एक आते हैं डोमिनेंट ट्रेट, एक आते हैं रिसेसिव ट्रेट। नाम से समझ में आ रहा है क्या व्हाट इज डोमिनेंट? ठीक है, रिसेसिव नहीं सुना होगा कभी भी, डोमिनेंट सुना है कभी? डोमिनेंट मतलब क्या? कब्जा करना, है ना, कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में होता है ना, ये बड़ा ही डोमिनेंट है, हर बार इसका ही चलता है ना, हर बार उसका ही चलता है, वो जैसे बोलेगा, जैसे या तो ये जैसे बोलेगी ना, मुझे वैसा ही करना पड़ता है भाई, उसके आगे तो मेरी नहीं चलती। तो मतलब क्या है? दैट पर्सन इज डोमिनेंट। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इसमें भी ऐसा होता है, हाँ इसमें भी ऐसा होता है। जो डोमिनेंट होता है ना, हमेशा उसी की चलेगी। जो डोमिनेंट कलर है हमेशा वही शो करेगा, डोमिनेंट है तो हाइट वही शो करेगा। सो यही पे डोमिनेंट ट्रेट। देखो, अ ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग, है ना, पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट आती है, इवन इफ ओनली वन कॉपी ऑफ द डोमिनेंट अलील इज प्रेजेंट। मतलब अगर एक कॉपी अलील देखा ना हमने, अगर ऐसे है टी या टी, ठीक है, ये हम अगर हाइट के लिए माने टॉल टॉल, ठीक है, अगर हाइट के लिए हम बोले कि ये टी है, ये एक दूसरा टी है, तो ये जो टी है इनमें से अगर एक भी अलील डोमिनेंट होगा तो ये दूसरे की नहीं चलने देगा। ऐसा समझ में? अगर एक भी डोमिनेंट, अगर ये टी और टी है तो बात ही कुछ और थी, है ना, दोनों ही डोमिनेंट है। कैपिटल को हम बेटा डोमिनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल मतलब क्या? उसकी चलेगी। छोटा सा टी मतलब क्या? बेचारा रिसेसिव है। तो यहाँ पे टी और टी है तो बात ही अलग थी, है ना, तो बात ही अलग थी। कोई चांस नहीं था कि इसमें कोई और हाइट आएगी। मतलब ये कैसा होने वाला है? जो भी प्लांट है, पर्सन है, वो टॉल होने वाला है। बट अगर यहाँ पे टी और टी में से एक कैपिटल है, एक रिसेसिव अलील है, तो इनमें से अगर एक भी प्रेजेंट है तो किसकी चलने वाली है? इसकी ही चलने वाली है, इसकी नहीं चलने वाली। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? दिस वन इज अ डोमिनेंट वन। इट फिर क्या होता है? इट मार्क्स द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव अलील, है ना, इसका इफेक्ट चलने नहीं देगा, इसका इफेक्ट नहीं चलेगा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं चलेगा, ये कितना भी अमाउंट हो, डजंट मैटर। किसकी चलने वाली है? डोमिनेंट वाली की। देखो, ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन दी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में जो भी ट्रेट दिखने वाली है, इवन इफ ओनली वन कॉपी, even if only one copy of the dominant allele is present, it masks the effects of recessive allele. ठीक है, डोमिनेंट समझ में आ गया। व्हाट इज एंड रिसेसिव ट्रेट, है ना। यहाँ पे ट्रेट कैसा होगा? फिर इसका हाइट कैसी होगी? टॉल होगी। रिसेसिव क्या है? अ ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड ओनली ओनली व्हेन टू कॉपीज ऑफ द रिसेसिव अलील आर प्रेजेंट। इस केस में तो बेचारा ये इसकी चलने नहीं देगा, बट इसकी चल सकती है ना, इसकी चल सकती है कभी जब ये हो, जब कॉम्बिनेशन क्या हो? टी और टी दोनों एक जैसे हो, ठीक है। तो मतलब अगर दोनों एक जैसे है, दोनों एग्जैक्ट कॉपीज है, दोनों ही रिसेसिव अलील है, तो क्या होगा? इट विल शो, जो अभी उनको करना है, मतलब अभी ये क्या करेंगे? गैंग अप करेंगे, हम दो एक जैसे। नाउ डोमिनेंट ट्रेट विल नॉट बी डोमिनेंट ओवर अस, है ना। Trait that is expressed only when two copies of the recessive alleles, ये कौन सा allele है? recessive allele are present, meaning no dominant allele is there to mask it. यहाँ पे कोई भी dominant allele present नहीं है कि जो उनका इफेक्ट मास्क कर सके, मतलब जो इनका इफेक्ट कम कर सके, उनके इफेक्ट को दिखने ना दे। ऐसा कोई भी allele present है क्या? No, there is no such allele present. दोनों के दोनों कैसे? दोनों के दोनों recessive है। क्लियर है? क्लियर है? व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट? डोमिनेंट मतलब क्या? जो किसी और पे अपना कब्जा जमाएगा, जो शो करेगा, है ना, जो शो करेगा। मतलब यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो किसकी चलेगी? कैपिटल वाले की। तो मतलब स्मॉल टी जो रिसेसिव अलील है, उसको किसने मास्क कर लिया? उसका इफेक्ट कौन नहीं दिखने दे रहा है? जो डोमिनेंट अलील है। तो किसकी ट्रेट दिखेगी? डोमिनेंट वाले की। अगर रिसेसिव की बात करें तो छोटा टी दोनों ही क्या है? रिसेसिव है, तब जाके उनका इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि
यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं है, नो, नॉट प्रेजेंट। समझ में आया? डोमिनेंट और रिसेसिव, ये सारे टर्म्स इतने अच्छे लगेंगे अगर अभी समझ लिए कि आगे जाके इतना समझ में आएगा सब कुछ कि फिर ये चैप्टर लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर लर्न रट्टा मारो टाइप्स तो है ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी कॉमन सेंस है। देखो नेक्स्ट, जीनोटाइप, है ना, जीनो टाइप और फिनोटाइप, नाम से समझ में आ रहा है दोनों एक जैसे साउंड कर रहे, क्या उसमें क्या डिफरेंस है? जीन, यहाँ पे क्या है? फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? देखो, अ जेनेटिक मेकअप, makeup, yes, makeup, a genetic makeup of an organism referring to the combination of alleles inherited from both the parents। मतलब कैसे alleles combine कर रहे हैं, ये या फिर ये, उस बेसिस पे उसका जेनेटिक मेकअप कैसा हो, मतलब वो जीन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ये कैसे अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से जीन प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप, है ना। कि अगर ये है ए छोटा ए, ये दोनों ही स्मॉल ए, या फिर हम इस केस में ये भी लिख सकते हैं टी टी, है ना, टॉल टॉल, टॉल की बात करें, टॉल और शॉर्ट की बात करें, बेटा टी मतलब टॉल और एस मतलब शॉर्ट, ये नहीं करना है, ठीक है। हम जो डोमिनेंट अलील होता है, अगर टी है तो अगर हम रिसेसिव के लिए स्मॉल टी ही यूज करते हैं, एस यूज नहीं करेंगे फॉर शॉर्ट, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं टी छोटा टी, दोनों ही छोटे छोटे टी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका जेनेटिक मेकअप क्या है, व्हाट आर द जीन्स प्रेजेंट, दोनों ही डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, दोनों ही रिसेसिव प्रेजेंट है, ठीक है। ये होता है बेटा जीनोटाइप। अभी फिनोटाइप क्या है, जीन्स हमें दिखते नहीं है ना, आर दे विजिबल, इसमें अगर टॉल हाइट है तो गैस कर सकते हो इसकी वजह से टॉल हाइट है, इसकी वजह से टॉल हाइट है, नहीं कर सकते गैस, ऑब्वियसली पता थोड़ी है कि उसके जीन्स में क्या गड़बड़ हुई है, जीन्स में क्या चल रहा है, दैट वी डोंट नो, है ना। तो अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें विजिबल होते हैं, क्या होते हैं? वी कैन सी, हमें दिख जाते हैं कि अच्छा इसकी हाइट बड़ी है, ओके ओके शी इज टॉल, ये बेचारा ट्राई कर रहा है कि मैं भी थोड़ा इसके हाइट का मैच हो जाऊं, फिर कुछ बात बनी, है ना। तो ये शी इज टॉल, तो मतलब यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, जो हमें दिखता है, जो रिजल्ट्स विजिबल है कि टॉल है, शॉर्ट है, इसके आईज का कलर क्या है, हेयर कैसे है, एवरीथिंग जो हमें विजिबल है, दैट इज फिनोटाइप। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज आई कलर और हाइट that result from the interaction of its genotype within the environment। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हाइट किसकी वजह से मिलेगी, ऑब्वियसली जीनोटाइप की वजह से, जीन्स की वजह से, है ना, ये हमें दिखता नहीं है, दिस इज ऑब्जर्वेबल, ओके, क्लियर है, व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, ओके, मूविंग ऑन। देखो, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, नाम से समझ में आ रहा है, होमो सेम, हेटेरो डिफरेंट, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है। होमो मतलब क्या होता है, सेम, हेटेरो इज व्हाट, डिफरेंट। तो किसकी बात हो रही होगी, अगर हम लोग हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, हम जीन्स पढ़ रहे हैं, तो किसकी बात हो रही होगी, अलील्स की बात हो रही होगी भाई, है ना। व्हाट आर होमोजाइगस, कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज टू आइडेंटिकल अलील्स, मतलब टी है या फिर टी है, एक ही जैसे अलील्स है फॉर अ पर्टिकुलर जीन, एक जीन के लिए दो एक जैसे अलील्स प्रेजेंट है, दैट इज होमोजाइगस। उसका ऑपोजिट क्या होगा, हेटेरोजाइगस, जिसमें अलग अलग होंगे भाई। अ कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज टू डिफरेंट अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन, जैसे कि टी और टी क्यों ले रहे हो मैम बार बार, बेटा इसका भी रीजन है, यूज टू कर रही हो तुम्हें वो टी वाले टर्म से, क्यों, क्योंकि हमारे जो महान मेंडल थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, सब कुछ पी प्लांट पे, कौन से प्लांट पे, पीईए, पाइसम सटाइवम, है ना, पी पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें हमने सबसे पहले ऑब्जर्व, हम पढ़ते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट की हाइट क्या है, इससे हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टी यूज करते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को अभी भी टी वाली हैबिट डाल रही हूँ, समझ में आया। होमोजाइगस मतलब एक जैसे, हेटेरोजाइगस मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ओके मैम, टर्म्स तो क्लियर होते जा रहे हैं हमारे, है ना।
क्रोमोसोम, ये किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है व्हाट आर क्रोमोसोम्स। 10th में आ गए, इसके पहले चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, इतने डिफिकल्ट लेंदी लेंदी वाले मैंने पढ़ा दिए। जिन्होंने नहीं पढ़े पढ़ लो भाई, वेरी शॉर्ट टाइम, अभी तो एग्जाम के लिए बहुत 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 कम टाइम बाकी, तो पढ़ लो। क्या है क्रोमोसोम? अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। क्रोमोसोम्स आर व्हाट? दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ डीएनए। किससे बने? हमने स्टार्टिंग में भी देखा, इससे ऐसे ऐसे लाइन आ रही थी, फिर हमने देखा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। एवरीथिंग वी सॉ स्टार्टिंग में। मतलब किससे बने हुए हैं भाई? डीएनए एंड प्रोटीन्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, है ना। कौन कैरी करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन? भाई ये भाई सब करेंगे फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ह्यूमंस टिपिकली हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना। 23 पेयर्स होते हैं इन ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 23। कितने होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें कुछ ऑटोसोम्स होते हैं, कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन जब देखेंगे आगे तब हम पढ़ेंगे। अभी कितना देखो, कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर बोला है बेटा। पेयर मतलब क्या होता है? अगर दो की बात करें, दिस इज वन पेयर। व्हाट इज इट? इट इज वन पेयर। तो यहाँ पे कितने पेयर है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्लियर है, ये न्यूक्लियस के अंदर की बातें है भाई सारी। देखो आगे डीएनए। मैम हम इतने से थे ना, तब हमारे मैम ने मैं इंट्रोड्यूस करवाया था कि ऐसा ऐसा कोई तो स्ट्रक्चर होता है, ये डबल स्टैंडर्ड है, इसे हम बोलते हैं डीएनए। और उसके बीच में मैम ना ऐसे कुछ तो लाइंस भी प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, ये क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। क्यों? डबल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर, इट इज योर डीएनए। डीएनए के बिना भाई तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। डीएनए इज दैट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे इसमें डीएनए, हर एक में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें ही तो सारे कोड्स छिपे हुए हैं, है ना। इसमें तो सारे चिट कोड्स छिपे हुए हैं। जैसे तुम लोग गेम खेलने के लिए कोड्स वोड यूज करते हो ना, तो इसमें ही तो सारे कोड्स छिपे हुए हैं। मतलब तुम कैसे दिखने वाले हो? एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग। मतलब डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पे ही, the molecule that contains the genetic code for all living organisms, जितने भी living organisms, plants में भी, हाँ जी plants में भी, तो जितने भी living organisms है उनमें एक genetic code किसमें प्रेजेंट होगा? एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। उसे हमने प्यारा सा नाम दिया है डीएनए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, है ना, बना दिए, एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, दैट फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कैसा होगा? ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर है डीएनए, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे एकदम ऐसे ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। और एक चीज होती है, अगर नहीं पता है तो हम ये सिंगल हेलिक्स, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसे हम बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज एन आरएनए। क्या बोलते हैं? आरएनए। ये क्या है अपना? डीएनए। ठीक है, डबल हेलिक्स है, डबल स्ट्रैंडेड है तो डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड है तो क्या? आरएनए। ओके, क्लियर। म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? चेंज। बेसिकली हम बोल सकते हैं म्यूटेशन इज अ चेंज। क्या है म्यूटेशन? अ चेंज और अल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंस। बेटा जो डीएनए होता है उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, ATGC, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है। उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। मान लो ABCDEFGHIJK ABCD, कैसे तुम लोग लिखते हो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, वैसे ही डीएनए जो है उसकी सीक्वेंस पर्टिकुलरली किसी भी एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी डीएनए में, ठीक है। और जब उसमें चेंज आएगा, जब उसमें कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो गड़बड़ है ना, तो उसमें जब कोई तो चेंज आएगा, उसमें जब कुछ तो गड़बड़ होगी, तो उस वजह से क्या होगा? ऑर्गेनिज्म में नए नए ट्रेट्स आ जाएंगे, है ना। और अगर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं कर रही है ना, वो फॉलो हो रही है बट उसमें कुछ तो चेंज आ गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक नया ट्रेट बनेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि क्या हो गया भाई, ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई जी, ये तो क्या हो गया? ये तो म्यूटेशन हो गया।
अ चेंज और अल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंस दैट कैन लीड टू न्यू ट्रेड्स, है ना, नए नए ट्रेड्स बनेंगे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। अगर कोई म्यूटेशन नहीं होता, अगर कोई चेंज नहीं होता, अगर कोई वेरिएशन नहीं होता, तो भाई सारे के सारे कार्बन कॉपी होते एक दूसरे की। ये चाहिए क्या सब, अरे तू भी भाई है मेरा, तू भी भाई, अरे तू भी मेरे जैसा दिख रहा है, अरे तू भी मेरे जैसा दिख रहा है, ये चाहिए नहीं। हर एक तो फिर तो कार्बन कॉपी होते हैं सारे के सारे एक दूसरे के, चेंज ही नहीं आता भाई, सब लोग एक ही जैसे दिख रहे, खतरनाक दिखते ना। ओके, हमारे इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आते हैं। तो क्या है, ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि म्यूटेशंस हो रहे, कंटिन्यूसली क्या आ रहे, वेरिएशंस आ रहे, कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यू ट्रेड्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। देखो, व्हाट इज वेरिएशन, उसके पहले रिप्रोडक्शन, पूरा चैप्टर ही पढ़ रखा है, डेफिनेशन तो आया नहीं चाहिए। व्हाट इज रिप्रोडक्शन भाई, व्हाट इज रिप्रोडक्शन बेटा, ये ऐसी ऐसी चीज है ना, जस्ट दी है बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, फिर चेंजेस आएंगे, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू पेरेंट्स बट विथ सटल डिफरेंसेस, है ना। रिप्रोडक्शन वाई यहाँ पे क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स चेंज हो गए। पहले तो सेम एक जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो गए, एकदम कार्बन कॉपी प्रेजेंट नहीं होंगे, बट हाँ ह्यूमंस है तो ह्यूमन कपल एक ह्यूमन को ही जन्म देगा, वो अलग बात है, हम जानवरों जैसे है ना, हमारी हरकतें ऐसी है मैम, बट हो तो इंसान, है ना। ह्यूमन कपल विल गिव बर्थ टू अ ह्यूमन, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे, है ना, दे विल गिव बर्थ टू अ ह्यूमन, बट एग्जैक्टली सेम दिख रहे होगे मम्मी पापा जैसा नहीं, वहां पे कुछ तो चेंजेस है, वहां पे कुछ तो डिफरेंसेस आ गए तुम्हारे इसमें, है ना, देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन यू। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ओके, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। ओके ओके ओके, यहाँ पे थे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, तुम्हारे इसमें कुछ तो चेंजेस आ गए। ओके, गेट बैक टू इट। यस, हमारे इसमें कुछ तो चेंजेस आते हैं, वी डोंट एग्जैक्टली लुक लाइक आवर पेरेंट्स, है ना, चेंजेस आएंगे। तो ये क्या है? वेरिएशंस है। व्हाट आर वेरिएशन? एक सेकेंड ना बेटा, मैं देख लेती हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुई। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। वेरिएशन देखो, डिफरेंसेस सीन इन ऑफस्प्रिंग, है ना, ऑफस्प्रिंग में डिफरेंसेस आएंगे भाई। पेरेंट से बनेंगे क्या ऑफस्प्रिंग, अगर किसी को नहीं पता है। ठीक है भाई, पेरेंट से क्या बनते हैं? ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। ये तुम हम मलिंगा। ओके, पेरेंट्स से क्या बनेंगे? ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो जो डिफरेंसेस आते हैं ऑफस्प्रिंग में ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस। अभी रिप्रोडक्शन में हमने देखा है कि टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे भाई? एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। प्रोड्यूसेस मिनिमल वेरिएशन, एग्जांपल म्यूटेशंस, है ना, बहुत कम वेरिएशंस आएंगे। सिंगल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा ही ले लो। अमीबा क्या करेगा? बाइनरी फिजन करेगा। अमीबा ने बाइनरी फिजन करके एक अमीबा, दूसरा अमीबा, एक डॉटर अमीबा, दूसरा डॉटर अमीबा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पेरेंट में से ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस बहुत क्या है?
कम है। म्यूटेशंस आने के, चेंजेस आने के, वेरिएशंस आने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है भाई, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। मैक्सिमाइजेस सक्सेसफुल वेरिएशंस ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इतने सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे, इतना सारा अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होंगे, तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, देयर आर हाई चांसेस ऑफ वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देयर आर हाई चांसेस ऑफ वेरिएशन, और सेक्सुअल में देयर आर मिनिमल चांसेस ऑफ वेरिएशंस। एग्जांपल, शुगर केन प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, और सेक्सुअली दे शो वेरी लिटिल, थोड़ा सा वेरिएशन। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे शो डिस्टिंक्ट वेरिएशंस। ये देखो, ये पूरी टीम देखो, यहाँ पे देखो, सेम शुगर प्लांट होगा तो बहुत कम वेरिएशंस दिखेंगे। इनकी टीम देखो कैसे अलग 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 अलग, एवरीवन इज लाइक, है तो सारे क्यूटी पाइस तुम लोग की तरह, है ना, क्यूटी पटूटी है सारे के सारे, बट अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे 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 वेरिएशंस दिख रहे हैं। इनहेरिटेंस मेरा थोड़े सी कफ हो गया है, प्लीज इग्नोर। इनहेरिटेंस देखो, प्रोवाइड्स बेसिक बॉडी डिजाइन विद सटल चेंजेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। बेसिक डिजाइन तो सेम ही रहेगी, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बन रहे, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान वाले ही बनने वाले हो तुम लोग, है ना। बट देर आर थोड़े थोड़े सटल से चेंजेस। डिफरेंसेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस एंड न्यू वेरिएशंस आर क्रिएटेड इन ईच जनरेशन। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, उनके सारे डिफरेंसेस, उनके एलील्स मिक्स होंगे, उनके जीन्स अलग अलग सेपरेट आउट करेंगे, फिर बाद में रिकम्बाइन करेंगे, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएशंस आ रहे हैं, और नए नए चेंजेस भी खुद से भी आएंगे, तो मतलब वहां से डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, खुद से नए वेरिएशंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी और सेक्सुअल में मेरा वही है, इन्वॉल्व्स वन इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसिंग, एग्जांपल बैक्टीरिया, रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स आर वेरी सिमिलर, है ना, और बहुत कम डिफरेंसेस आएंगे ड्यू टू इनइक्वालिटीज इन डीएनए कॉपिंग। सेक्सुअल में क्या होगा, प्रोड्यूसेस ग्रेटर डाइवर्सिटी, ये पढ़ रखा, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 2 पेरेंट्स। वेरिएशन एंड सर्वाइवल, नॉट ऑल वेरिएशंस हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। जितने भी वेरिएशंस है सबके सब अच्छे गुड वेरिएशंस नहीं होंगे, वेरिएशंस कभी हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो जितने वेरिएशंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वेरिएशंस है तो इट्स ऑलवेज गोना बी गुड, है ना, दे कैन बी समटाइम्स हार्मफुल टू, इक्वल चांसेस नहीं हो सकते सर्वाइवल के। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सिलेक्ट वेरिएंट्स विद सर्टेन एडवांटेजेस, एग्जांपल बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव हीट। सो इस पे एक स्टोरी है, पहले बैक्टीरिया कैसे थे, देवर मतलब हीट बढ़ने पे देवर नॉट एबल टू सर्वाइव, फिर उनमें क्या हुआ, वेरिएशंस आने लगे, चेंजेस आने लगे, उसकी वजह से कैसे हो गए कि हाई टेम्परेचर को बैक्टीरिया ये कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर अडेप्ट कर सकते थे, एडेप्टेबिलिटी बढ़ गई, उनकी रहने की क्षमता बढ़ गई, चाहत थी उनमें जीना है, तो हम क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे, और वही वेरिएशंस जो इजी हार्मफुल नहीं है, जो यूजफुल वेरिएशंस है, वही हम क्या करेंगे, वी विल पास ऑन टू आवर नेक्स्ट जनरेशन एज अ गिफ्ट, तोहफा, है ना। These selective pressures are the basis for evolutionary processes, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है ना, वेरिएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, इवोल्यूशन इजीली हो रहा है, मतलब लोग ले लो, अलग अलग स्पीशीज ले लो, वेरिएशंस आने की वजह से वो यूज्ड हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस, टेम्परेचर्स, everything has risen up so much, बट सर्वाइव तो कर पा रहे हैं ना, मतलब कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आवर बॉडी इज एबल टू अडेप्ट दोज चेंजेस, और वही जो इजी अच्छे चेंजेस होते हैं वो पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन पे, ठीक है। अरे हाँ देखो, वेरिएशंस प्रमोट सर्वाइवल, अब भी थोड़ा हिंट तो दे ही दिया, वही है
Variations increase the chances of survival for a species by providing adaptability to the changing environments. ठीक है, species नए नए अलग अलग जो environment changes आ रहे हैं उसको adapt करने की capable हो जाती है. If environmental conditions change, individuals with certain variations may have an advantage. Example, better heat tolerance or resistant to diseases. है ना, इंडिविजुअल्स जो वेरिएशंस आए हैं उनमें उनमें एडवांटेजेस होंगे, जैसे ही हीट टॉलरेंस बढ़ जाएगी, डिजीज को ज्यादा इजीली रेजिस्ट कर पाएंगे. These individuals are more likely to survive and reproduce, passing on the advantageous traits to the next generation. है ना, ये easily survive भी कर पाएंगे, reproduce भी करेंगे, और वो जो traits है उन्होंने acquire किए हैं वो दूसरे generation को pass भी करेंगे कि भाई ये आगे useful है, this trait should be there in my next offspring. Yes. This process helps the species as a whole survive in diverse and changing environments, contributing to natural selection and evolution. है ना, ये जो भी changes आ रहे हैं पूरी species को, पूरे उनकी gang को survive करने में help करती है according to the changes and changing environment. ठीक है, how variations promote survival. और natural selection मतलब जैसे मतलब ही कि जैसे चाहिए जो रिक्वायरमेंट है वैसे अडेप्ट कर लो खुद को, वरना तुम लोग वॉश ऑफ हो जाओगे, तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा. देखो हेरिडिटी पढ़ लिया मैम, बेटा हेरिडिटी की ना सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी असली हेरिडिटी पढ़ेंगे. एग्जैक्टली व्हाट इज इट, है ना. It refers to the process by which traits and characters are passed from one generation to the next. Okay, definition है. And what it will ensure that the offspring जो है उनके डिजाइन सेम हो उनके पेरेंट्स से. ऑब्वियसली ह्यूमंस को बर्थ दे, कैट्स को बर्थ दे, डॉग्स को बर्थ दे, मतलब उनकी जो डिजाइन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट शुड बी सेम. रूल्स क्या है, गवर्न हाउ ट्रेट्स आर रिलेबली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ओके, ट्रेट्स कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे. ओके, दिस रूल्स एक्सप्लेन व्हाई ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स एंड हाउ वेरिएशंस इन ट्रेट्स आर पास थ्रू जनरेशन. ये रूल से क्या होगा, क्या समझ में आएगा कि ऑफस्प्रिंग्स उनके पेरेंट्स को कैसे रिजेंबल करते हैं, कैसे उनके जैसे दिखते हैं, और कैसे ट्रेट्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, फ्रॉम दैट जनरेशन टू द नेक्स्ट, कैसे सारे के सारे वेरिएशंस चेंजेस पास होंगे. इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बढ़ते हैं भाई. अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटी हेल्प्स इन स्टडिंग हाउ ट्रेट्स आर पास्ड एंड हाउ वेरिएशंस कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. वेरिएशंस की वजह से हाउ इट इज इजी टू इवॉल्व, हाउ इट इज इजी टू सर्वाइव, ये पता चलता है. ठीक है, क्लियर है हेरिडिटी. बेटा एक दो टर्म्स ऐसे हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स. क्या होते हैं, एक क्या बोला मैंने, इनहेरिटेड जो हमें मिले हैं एज अ गिफ्ट, है ना, और एक होते हैं एक्वायर्ड जो हम खुद डेवलप करेंगे. ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले तो ट्रेट्स दिया है भाई, हमने पढ़ रखा है. दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. वी नो दैट दिस ट्रेट्स लीड टू सिमिलैरिटीज, बेसिक फीचर्स बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स. ये भी पता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ऑफस्प्रिंग शेयर बेसिक ह्यूमन फीचर्स, एग्जांपल टू आईज, अ नोज, है ना. ऑफस्प्रिंग के वजह सेम बेसिक फीचर्स होंगे जो उनके पेरेंट्स में होंगे. However, they do not look exactly the same. Exactly same दिखेंगे क्या, नहीं, exactly same नहीं दिखेंगे, leading to differences in appearance and other characteristics. जिसकी वजह से differences आएंगे appearance में, देखने में, और बाकी के characteristics में भी. Variation in population, देखो human population exhibit a great deal of variation even though the basic structure is the same. है ना, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, हाथ पैर नाक कान ये तो सब सेम है, बट स्टिल कितने तुम लोग सब सेम दिख रहे हो, नहीं, मतलब एवरी इंडिविजुअल इज सो डिफरेंट, मतलब कितने सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में होंगे. जस्ट इमेजिन, जस्ट गो टू द डीपर लेवल, और जब एक थॉट दो कि कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे, तब जाके तुम लोग इतने डिफरेंट दिखते हो, है ना. तुम लोग तुम्हारे पेरेंट्स से भी इतने डिफरेंट दिखते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स से तो जान ही दो, वो तो अलग ही केस है.
तो पेरेंट्स से भी इतना डिफरेंट है, तो मतलब सोचो कितने वेरिएशंस हुए होंगे। वेरिएशंस अकर ड्यू टू डिफरेंसेस इन इनहेरिटेड ट्रेट क्रिएटिंग डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज। ठीक है, वही सब रिपीटेड है। हाँ ये देखो, इनहेरिटेंस ऑफ द ईयर लोब्स। ईयर लोब्स मतलब बेटा ये जो पोर्शन है, ये जो है ना जहाँ पे इयरिंग पहनी है मैंने, ये जो है किसी किसी का ऐसे होता है फ्री, किसी किसी का ऐसे ज्वाइन होता है ना, किसी किसी का फ्री ईयर लोब होगा, किसी किसी का ज्वाइंट ईयर लोब होगा। तो ये मुझे कहाँ से मिला ये ट्रेट, ये कहाँ से मिला? फ्रॉम माय पेरेंट्स, है ना, मेरे पेरेंट्स से। तो ये क्या है कि ये भी तुम्हारी एक ट्रेट है जो इनहेरिट हुई है। अब मुझे बताना तुम लोग किस किस के फ्री ईयर लोब्स है, किसी किसी के अगर इन्होंने भी तुम्हारी बुक में भी सर्वे दिया है कि देखो तुम्हारे फ्रेंड्स को और पता करो कि किसके किसके फ्री ईयर लोब्स है और किसके किसके ऐसे ज्वाइंट है। ठीक है, देखो पहले ऑब्जर्वेशन, एग्जामिन द ईयर लोब्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अभी हम क्लास में ही है, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं भाई, तुम लोग यूट्यूब पे देख रहे हो लेक्चर, मतलब तुम लोग यहाँ पे एग्जामिन करो, मुझे बताना कि किसके किसके ईयर लोब का क्या टाइप है। ओके, नोट इफ द ईयर लोब्स आर फ्री और अटैच्ड। फ्री है लाइक मी और अटैच, चलो मैं 1 वोट इन माई ईयर लोब्स आर फ्री नॉट अटैच। ठीक है, तुम लोग भी बताना कैसे है। बेस्ड ऑन द एविडेंस, फिर हमने क्या सजेस्ट किया, क्या देखा हमने, दैट ईयरलोब टाइप इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब मेरे पेरेंट्स में जो होगा वही मेरे में आने वाला है, कि मेरे पेरेंट्स के ईयरलोब जैसे होंगे सेम आई एम गोइंग टू इनहेरिट फ्रॉम देम, है ना। फ्री ईयरलोब्स आर टिपिकली अ डोमिनेंट ट्रेट। मोस्टली हम देखें तो सबके कैसे ईयरलोब्स होंगे, मोस्टली फ्री ईयरलोब्स होंगे, मतलब दे वोंट बी अटैच। तो हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, मतलब ही अगर एक पेरेंट के फ्री ईयरलोब है, एक पेरेंट ऐसा है जिनके ईयरलोब्स फ्री नहीं है, दे आर अटैच्ड। ठीक है, जॉइंट है, अटैच्ड है, तो मतलब कौन सा डोमिनेंट होगा, उन दोनों में से कैरेक्टर कौन सा डोमिनेंट होगा, जो फ्री ईयरलोब वाला है वही। फ्री ईयरलोब्स आर टिपिकली अ डोमिनेंट ट्रेट व्हाइल अटैच्ड ईयरलोब्स आर अ रिसेसिव ट्रेट। फ्री ईयरलोब्स डोमिनेंट है, अटैच ईयरलोब्स रिसेसिव है। मतलब अगर तुम्हारे फ्री ईयरलोब्स है तो या तो तुम्हारे दोनों पेरेंट्स, है ना, मतलब दोनों पेरेंट्स के फ्री ईयरलोब्स होने चाहिए, या तो किसी एक पेरेंट के फ्री ईयरलोब होंगे, किसी दूसरे पेरेंट के अटैच होंगे, तो भी तुम्हारे फ्री ईयरलोब्स होंगे। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, है ना। अभी जिनके ऐसे अटैच होते हैं उनका क्या मैम, उनका क्या, तो बेटा उनके मैक्सिमाइज, मतलब मोस्टली उनके दोनों ही पेरेंट्स के क्या होंगे, दोनों ही पेरेंट्स के ईयरलोब्स अटैच्ड होंगे। दैट इज द रीजन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस सच दैट विद एन अटैच्ड ईयरलोब। Students with free earlobes likely have at least one parent with free earlobes, while student with attached earlobes might inherit the trait from parents who both carry the recessive gene। है ना, हमने बोला था अगर ईयरलोब कैपिटल लिखे, चलो ई लिखे हम लोग, अगर ई है, दोनों ही पेरेंट्स के फ्री ईयरलोब है, फ्री ईयरलोब को कैपिटल ई लिखते हैं, ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स के फ्री ईयरलोब है, तो क्या होने वाला है, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका भी फ्री ईयरलोब होगा। अगर एक का फ्री ईयरलोब है, एक का नहीं है, तो मतलब क्या होने वाला है, एक जो ऑफस्प्रिंग है, एक जो पेरेंट है उनका फ्री ईयरलोब है, एक का नहीं है, तो लाइकली चाइल्ड कैसा बॉर्न होना चाहिए, विथ एन फ्री ईयरलोब। हाई चांसेस कि द चाइल्ड विल बी बॉर्न विद द फ्री ईयरलोब। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। बट अगर दोनों ही है, दोनों ही ऐसे है, दोनों ही क्या है, दोनों ही अटैच्ड है, मतलब दोनों ही पेरेंट के ईयरलोब्स कैसे अटैच्ड है, दोनों ही जीन्स क्या है, रिसेसिव है, मतलब क्या होने वाला है, मतलब कि जो चाइल्ड होगा उसका क्या होगा बेटा, ये जस्ट ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे एग्जांपल्स दे रही हूँ, अच्छे से क्रॉस कैसे होता है F1 जनरेशन F2 जनरेशन, वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, लाइकली द चाइल्ड विल हैव व्हाट, लाइकली द चाइल्ड विल हैव अटैच्ड ईयरलोब्स, मतलब हाई चांसेस है उनके, ठीक है। सर्वे करना जरा, हम लोग अपने चैनल में नीचे सर्वे करते हैं फ्री, इस वीडियो के नीचे, कि फ्री ईयरलोब्स कितने लोगों के, अटैच्ड ईयरलोब्स कितने लोगों के, ठीक है। तो इतना लिखा, फ्री अटैच, समझ जाएंगे कि भाई ईयरलोब्स की बात हो रही है। ओके, देखो ये फ्री दिखा है, ये अटैच दिखा है, क्लियर है, हाँ जी। Mendel's contributions to the inheritance of traits। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मेंडल के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे,
है ना। मेंडल कौन थे भाई, बहुत ही मास्टर थे, मास्टर माइंडेड थे, जिन्होंने ये सारी चीजें हमें बताई कि ऐसे जीन्स वर्क करेंगे, ऐसे उनके कॉम्बिनेशंस होंगे। ही वॉज अ वेरी वेल नोन मैथमेटिशियन ऑल्सो, तो उनका वो मैथमेटिकल दिमाग भी काम आ गया, उनका वो साइंटिफिक दिमाग भी काम आ गया, ठीक है। सो ही वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स भाई मेंडल। तो देखो उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को चूज किया था। क्या प्लांट चूज किया था, पी, जो मटर होता है, पी प्लांट, उसे चूज किया था। देर आर सर्टन रीजन, क्यों दूसरा प्लांट चूज नहीं किया, उनको पी बहुत ज्यादा पसंद थी मैम। नहीं जी बेटा, ऐसा नहीं था, उनके फेवरेट्स पे नहीं जाते, वो जाते कि किस में मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट देखने मिलेंगे। तो उनका चूज करने का डिसीजन वॉज वेरी वेरी राइट। कोई और चूज कर लेते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है ना, स्ट्रॉबेरी पसंद है मैम, हम स्ट्रॉबेरी चूज कर लेते, एप्पल चूज कर लेते, तो इतना स्टडी नहीं कर पाते जितना उन्होंने पी को चूज करके स्टडी किया, ठीक है। तो क्वेश्चन भी है, वाई, क्यों उन्होंने पी प्लांट चूज किया, उनको क्यों ऐसा लगा कि पी प्लांट चूज करने पे मेरा फायदा होगा। तो पहले तो लाइफ साइकिल बेटा बहुत छोटी है ना। पी प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी दे ग्रो फ्रॉम सीड्स इनटू एडल्ट्स, मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी प्रोसेस होती है उनकी लाइफ साइकिल। तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन। Pea plants have a relatively short generation time, allowing Mendel to observe multiple generation within few years. है ना, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसको 6, 7, 8, 10 महीने 12 महीने लग रहे हैं किसके लिए, वो एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो क्या होगा, वो बेचारा इतने साल थोड़ी वेट करेगा। तो इसका क्या कंसर्न था कि जल्दी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा जनरेशन ऑब्जर्व कर सकता हूँ विद इन अ थोड़ा सा टाइम स्पैन, विद इन अ फ्यू ईयर्स। फिर था डिस्टिंक्ट ट्रेट्स, मतलब क्या, पी प्लांट्स में, इन पी प्लांट्स एग्जिबिट सेवरल इजीली डिस्टिंग्विशेबल ट्रेट्स, बहुत सारे अलग अलग ट्रेट्स देखने मिलते हैं, सच एज फ्लावर का कलर, है ना, उस प्लांट पे जैसे फ्लावर्स आते हैं उनका क्या कलर है, सीड का क्या शेप होगा, सीड का क्या शेप होगा, पॉड का कलर, पॉड मतलब क्या, ये जो जिसके ये जो है बाहर का, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉड, तो पॉड का कलर क्या होगा। फिर these traits are clear contrasting forms, है ना, क्लियर फॉर्म्स दिखते थे, जैसे कोई मर्ज चीज नहीं थी, जैसे कि अगर फ्लावर्स है तो या तो पर्पल फ्लावर्स आएंगे या तो व्हाइट फ्लावर्स आएंगे, और सीड्स है या तो प्रॉपर राउंड सीड्स होंगे या तो रिंकल्ड सीड्स होंगे। तो ये अच्छे से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने मिलते थे, ठीक है, अच्छे से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको ऑब्जर्वेबल थे। सो इट वाज इजी फॉर हिम कि अच्छे से आंखों से ही दिख रहा है कि ये है, तो इट इज इजी फॉर मी टू स्टडी, है ना, मेकिंग इट इजी टू ट्रैक इनहेरिटेंस पैटर्न्स, तो वो पैटर्न्स वो इजीली ट्रैक कर पाए कि अच्छा इसकी हाइट ऐसी है, इसका शेप ऐसा आया, तो मतलब इसने क्या इनहेरिट किया, ये वाला शेप इनहेरिट किया, ये वाला कलर इनहेरिट किया, एंड सो ऑन। फिर आता है कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन पढ़ा दिया है, पॉलिनेशन टॉपिक वाला सब हो गया, व्हाट इज पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड ब्ला 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 ब्ला, एवरीथिंग इज डन। पी प्लांट्स आर केपेबल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, व्हिच मींस दे कैन फर्टिलाइज देमसेल्व्स, खुद को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो मेंडल के लिए ये प्लस पॉइंट था, ही कुड इजीली कंट्रोल क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन प्लांट्स, अलाउइंग हिम टू कैरी सिलेक्ट व्हिच प्लांट्स वुड ब्रीड। उसका ऐसा था कि नाउ ही कैन कंट्रोल द क्रॉस पॉलिनेशन, कि अभी किसको किसके साथ ब्रीड करवाना है, कि टॉल प्लांट को रिंकल सीड के साथ ब्रीड करवाना है, मतलब टॉल प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक को रिंकल सीड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ क्रॉस करवाना है, तो देखना है मुझे कि क्या ट्रेड्स मिलेंगे। तो ये उनके लिए बहुत इजी हो गया टू कंट्रोल द क्रॉस पॉलिनेशन। और एक बात, क्यों उन्होंने चूज किया, बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग मिलते थे, है ना, मतलब कल्टीवेशन पे उनको बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग मिले। ईच पी पॉड कंटेन्स मल्टीपल सीड्स, एक पी पॉड में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ये तो पता है ना, प्रोवाइडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग मिल सकते थे। दिस वाज क्रूशियल फॉर मेंडल स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स ऑफ ट्रेट इनहेरिटेंस, मैथमेटिशियन थे भाई, स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा था उनको कि
कैसे स्टडी कर रहा है। सो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स मिलते थे, तो जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना ज्यादा कलेक्शन होगा, उतना प्रिसाइज रिजल्ट निकलेगा ना। नेक्स्ट रीजन वाज ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। Pea plants had several true breeding varieties, meaning plants that consistently pass down specific traits when self-pollinated, making it easier for Mendel to observe predictable inheritance patterns. मतलब अगर उनको self pollinate करने दिया प्री प्लांट्स को, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक वो इजीली पास डाउन कर पा रहे थे। सो मतलब क्या था, इट वॉज इजी फॉर हिम टू स्टडी कि अच्छा ये पैटर्न कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, देखो ये कुछ पी प्लांट के कैरेक्टर्स है। हमने डोमिनेंट रिसेसिव पढ़ रखा है। डोमिनेंट मतलब जो रिसेसिव का इफेक्ट मास्क कर लेगा, वो क्या है, डोमिनेंट है। तो अगर हम डोमिनेंट की बात करें, हाइट की बात करें, तो डोमिनेंट में क्या हाइट आएगी, टॉल। डोमिनेंट में हाइट क्या आएगी, टॉल। वही हाइट की बात रिसेसिव में करें तो शॉर्ट हाइट इज अ रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव कैरेक्टर है। सीड शेप की बात करें तो डोमिनेंट कौन होगा, राउंड शेप, और रिंकल शेप जो है वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। सीड कलर की बात करें, येलो कलर इज अ डोमिनेंट वन एंड ग्रीन कलर इज अ रिसेसिव वन। अगर सीड कोट कलर की बात करें तो ग्रीन कलर इज द डोमिनेंट वन, व्हाइट कलर इज द रिसेसिव वन। देखो इतने सारे कैरेक्टर्स थे, मतलब इट वाज सो इजी एट द सेम टाइम डिफिकल्ट है ना, उतना सारा स्टडी भी तो करना पड़ा उन्हें, बट कितनी सारी वैरायटीज होने की वजह से उनके लिए बहुत अच्छा था कि इतनी वैरायटीज मतलब ज्यादा अच्छे रिजल्ट। पॉड का शेप है ना, पॉड का शेप कैसे, इन्फ्लेटेड होगा, फुल होगा, तो ये क्या होगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। कॉन्स्ट्रिक्टेड है पॉड, है पॉड कैसा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब तुम्हें एक 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 दिख रहा है, पी दिख रहा है यहाँ पे एक एक एक, तो ये क्या होगा, ये कैरेक्टर क्या है, इट इज अ रिसेसिव ट्रेट। पॉड का कलर ग्रीन होगा तो डोमिनेंट, भाई हम लोग जो लेते हैं मार्केट में मोस्टली ग्रीन मिलता है तो वो डोमिनेंट है। ये लोग क्या है, इट इज अ रिसेसिव ट्रेट। अभी इन पे फ्लावर्स भी आते थे, इन पे क्या होता, फ्लावर्स भी आते थे। तो जो एक्सियल है, मतलब यहाँ से फ्लावर्स निकल के जो टॉप पे फ्लावर्स आएंगे, ये क्या है, जो एक्सियल फ्लावर्स है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर था। और जो टर्मिनल फ्लावर्स है, मतलब यहाँ से भी ग्रोथ होगा, टर्मिनल मतलब जो एंड पे प्रेजेंट है, यहाँ से ग्रोथ नहीं होगा फर्दर, तो ये जो एंड पे फ्लावर्स है, जो टर्मिनल फ्लावर्स है, वो कैसा का ट्रेट है, वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने स्टडी किए थे। हमें सारे के सारे पढ़ने हैं मैम? नहीं बेटा, तुम्हें सारे के सारे नहीं पढ़ने, तुम्हें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है उन्होंने क्या किया था। एक दो ट्रेट से, एक दो कैरेक्टर से हम समझ लेंगे, है ना। तुम्हारे एनसीईआरटी ने उतनी तो दया की है कि सारे के सारे नहीं पढ़ा है तुम लोगों से। देखो, यस, इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, बोथ फादर एंड मदर, है ना। हम अगर दोनों पापा मम्मा का बात करें तो बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू देयर चाइल्ड, है ना। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल देंगे उनके चाइल्ड में। ईच ट्रेट इज द चाइल्ड इन द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए, पेरेंटल में पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, मतलब जो भी ट्रेट है चाइल्ड में किसकी वजह से होगी, पापा की या फिर मम्मी की वजह से, मतलब पैटर्नल और मैटरनल डीएनए की वजह से हो गए ट्रेट्स। टू वर्जन्स ऑफ ईच ट्रेट, फॉर ईच ट्रेट द चाइल्ड इनहेरिट्स टू वर्जन्स, मतलब टू अलील्स, हमने देखा ना, दो अलील्स होंगे फ्रॉम ईच पेरेंट, एक पेरेंट से, एक दूसरे पेरेंट से। द विजिबल ट्रेट मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव इन द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द इंटरैक्शन ऑफ दिस टू वर्जन्स। विजिबल ट्रेट किस पे होगी कि डोमिनेंट अलील इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, या दोनों रिसेसिव अलील इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें दिखने मिलेगा कि विजिबल, जो हमें विजिबल देखने मिलते हैं ट्रेट्स, वो किसकी वजह से, कौन से अलील्स का इंटरैक्शन हुआ है उस वजह से। मेंडल एक्सपेरिमेंट, ग्रेगोर यॉन मेंडल, जॉन नहीं बोलते, यॉन मेंडल 1822 टू 1884 स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन पी प्लांट्स। हमने देखा ना उनके बारे में, बस उनके बारे में थोड़ा सा दिया है, खैर इतना नहीं पूछेंगे तुम लोग को डिटेल में कि
क्या उन्होंने क्या किया है उतना ठीक है, किस ईयर में क्या किया था, कौन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, कुछ भी नहीं। He had his combined knowledge of science and mathematics and was first to systematically count individuals with specific traits over generation. His work led to the formulation of laws of inheritance. This is very important. उनके वर्क की वजह से उन्होंने दिए थे लॉज, है ना, लॉज दिए थे, वो हम पढ़ेंगे, 3 लॉज स्टडी करने, एक्सप्लेनिंग हाउ ट्रेट्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया था कि ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते तो है, पर कैसे करते हैं वो उन्होंने बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, जितना अभी फोन पे टाइपिंग में लगे हुए हो, चैटिंग कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कुछ भी साइड में है ना, लीव इट असाइड, लीव इट असाइड, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके बाद पढ़ने वाले डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैं बोलती हूँ लेक्चर के बीच में कुछ भी मत करो, लेक्चर सिंसियरली करोगे ना, आधा काम तुम्हारा यही हो जाता है ना। मोर देन हाफ ऑफ द वर्क, अगर अच्छे से लेक्चर किया, अच्छे से समझा है, तो आधे से ज्यादा काम यहीं पे ही हो जाता है। तो अभी भी कुछ और मत करना, पूरा फोकस लेक्चर पे दो, ध्यान दो। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस पढ़ने वाले हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड। क्या, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। मोनो मतलब क्या बेटा, एक। यहाँ पे देखो, अगर हम प्लांट के हाइट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्लांट के हाइट की बात कर रहे हैं, तो एक टॉल प्लांट लिया हमने, एक टॉल प्लांट लिया हमने, एक शॉर्ट, मतलब इसे क्या बोलते हैं हम, ड्वार्फ प्लांट लिया हमने। ठीक है, एक टॉल पेरेंट था हमारे पास, एक ड्वार्फ पेरेंट था हमारे पास। जब उनके बीच में क्रॉस करवाया, इससे हमने एक टी लिया, एलील सेपरेट आउट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक टी, टॉल का कैपिटल टी, शॉर्ट का क्या, स्मॉल टी, ड्वार्फ के लिए हमने स्मॉल टी यूज किया। तो ये जो है बेटा, दिस इज द F1 जनरेशन। क्या जनरेशन बोलते हैं हम इसे, दिस इज द F1 जनरेशन। फिर सेल्फिंग की जाती है उनकी। सेल्फिंग मतलब क्या, इनको क्रॉस करवाया जाना। इनको क्या करवाते हैं, इनको ही क्रॉस करवाते हैं, मतलब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इनको ही क्या करवाया, आपस में क्रॉस करवाया। अभी देखो यहाँ पे एक एक लिख के बता दू, एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। ठीक है, मतलब टॉल वाले कैरेक्टर, ये ड्वार्फ वाला। अभी इनको हम जब क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा इन दोनों से, टी और टी, है ना, कैपिटल कैपिटल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी, एक ड्वार्फ। सिर्फ लिखने के लिए कैपिटल स्मॉल बोल रही हूँ, कैरेक्टर कैसा होगा वो ध्यान देना है। यहाँ पे टी जो डोमिनेंट वाला होता है ना, पहले बेटा वही लिखते हैं, कैपिटल, देन यहाँ पे स्मॉल है तो एक कैपिटल एक स्मॉल। यहाँ पे भी ड्वार्फ के लिए टी, ड्वार्फ वाला टी, मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी। इससे हमें क्या पता चलता है, वेरी सॉरी, इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो यहाँ पे टी है, मतलब दोनों ही डोमिनेंट वाले एलील्स है, मतलब यहाँ पे हाइट कैसे होने वाली है, हाइट होने वाली है भाई टॉल, है ना। यहाँ पे एक टॉल है, एक ड्वार्फ वाला एलील है, तो मतलब डोमिनेंट तो टी है, तो मतलब यहाँ पे भी हाइट कैसे दिखेगी, यहाँ पे भी हाइट कैसी होगी, टॉल होगी, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है इट विल मास्क द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव वन। ड्वार्फ इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, हमने पढ़ा ना कौन से डोमिनेंट है कौन से रिसेसिव है, तो ड्वार्फ वाला तो रिसेसिव कैरेक्टर था, तो इसकी हाइट कैसी होगी, टॉल होगी। यहाँ पे भी सेम कैसे, जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हाइट कैसी होगी, यहाँ पे भी हाइट कैसी होगी, टॉल होगी। बट यहाँ पे हाइट कैसी होगी, दोनों ही रिसेसिव एलील्स है, दोनों ही रिसेसिव है, दोनों ही ड्वार्फ वाले एलील्स है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइट कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। तो यहाँ पे देखो टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये ड्वार्फ। ये है बेटा F2 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट क्रॉस करने पे फिर हम बोलते हैं इसे F2 जनरेशन। अभी फिनोटिपिक रेशियो मतलब क्या, हमें जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, हमारे पास कितने टॉल ट्रीज प्रेजेंट है, हमारे पास टॉल वाले कितने हैं, टॉल वाले कितने, ये एक टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा, ये टॉल बनेगा, मतलब हम लिख सकते हैं 3 टॉल है ना। अगर हम बात करें ड्वार्फ की, अगर हम बात करें ड्वार्फ की, मतलब शॉर्ट है ना, तो ड्वार्फ तो ये एक ही बनेगा,
है ना, क्योंकि इसके पास दोनों ही रिसेसिव वाले ट्रेट्स है। मतलब ये टॉल बना, ड्वार्फ कितना बना, एक। तो मतलब दिखने से हमें पता चल रहा है 3 टॉल है, एक ड्वार्फ है। तो हम बोल सकते हैं 3:1 इज द मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब हमें जो दिख रहा है ना, जो हमें ऑब्जर्वेबल है, जो कैरेक्टर हमें दिख रहा है क्या है कि 3 जो प्लांट्स है वो टॉल है हाइट में और एक ड्वार्फ है। अगर हम अभी जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक मतलब जो जीन्स वाला रेशियो है, तो मतलब हम देख सकते हैं यहां पे, सी दिस वन, ये एक है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए। देखो ये एक है, दिस इज वन, एक है ना, ये कॉम्बिनेशन देखो, एक टाइप का ये जीनोटाइप है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, दिस वन, क्या हो जाता है, हाँ ये देखो, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, एक कैपिटल एक कैपिटल एक शॉर्ट। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं दिस एज, ये 2 है ना, और ये कितने, ये कितने, दिस इज 1, एक ही है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कितना है, दिस इज 1। तो हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगा जीनोटिपिक, 1:2, 2:1। तो आ गया हमारा रेशियो 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो। क्लियर है, कैसे फिनोटिपिक रेशियो मिला हमें, जो ऑब्जर्वेबल था उससे हमें फिनोटिपिक रेशियो मिला। जीनोटिपिक रेशियो कैसे मिला, ये एक है, ये एक जैसे 2 है और ये भी बेचारा एक ही है, तो ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें जीनोटिपिक रेशियो। क्लियर है, कैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के, मोनो मतलब एक ही कैरेक्टर हमने लिया था, टॉलनेस या डॉर्फनेस है ना, एक ही लिया था। जब डाई हाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर्स एक साथ इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर, तो F1 जनरेशन दिख रही है, फिर F1 जनरेशन को हमने जब सेल्फिंग करवाई, मतलब उनके ही साथ जो जीन्स प्रेजेंट है उनका ही क्रॉस करवाया, तो हमें रेशियो मिला 3:1 ऑफ फिनोटाइप, मतलब जो हमें दिख रहा है, और 1:2:1 ऑफ अ जीनोटाइप, मतलब ये जीन्स कंबाइन ऐसे हुए हैं। क्लियर, समझ में आ गया है क्या, दिमाग की बत्ती जल रही है ना, या बुझ गई, नहीं ना, जल रही है मैम, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ऐसे ही एनर्जी के साथ बने रहो। बहुत लंबा तो लेक्चर है नहीं, जैसे मैंने बोला था 1 घंटा, बट ज्यादा ही हो जाएगा, बिकॉज हम लोग इतनी बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, इतनी प्यारी प्यारी बातें चल रही है हमारी, सो इट्स ओके, उतना ठीक है, ठीक है ना। देखो अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड में एक कैरेक्टर की बात हो रही थी। मैम ये तो देखने में ही खतरनाक सा लग रहा है, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, हम नन्ही सी जान, हम पे इतना बोझ है, तो वही बोझ हल्का कर रही हूँ मैं, थोड़ा देखो यहाँ पे ध्यान दो। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, 2 कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। कितने कैरेक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी साइमल्टेनियसली, एक ही साथ 2 पेयर को स्टडी करेंगे। फिर क्या होगा, एक ही साथ 2 कैरेक्टर को स्टडी किया तो क्या हो, ये देखो येलो एंड राउंड, और ये ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, अगर हमने येलो राउंड सीड्स को ग्रीन रिंकल्ड सीड्स के साथ, फिर मैंने जी और डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, मैंने बताया था जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो लेटर्स हम यूज करते हैं, तो ये येलो राउंड और ये ग्रीन रिंकल्ड। हम जब F1 जनरेशन की बात करते हैं, जब इनकी सेल्फिंग करवाएंगे तो ये क्या मिलेगा, एक इधर से कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, क्लियर है। फिर जब इनका कॉम्बिनेशन किया हमने तो ये क्या मिला, Y R। अलग अलग क्या कॉम्बिनेशंस मिलेंगे हमें, एक Y और R का, Y R है ना, कैपिटल Y कैपिटल R, एक स्मॉल y कैपिटल R, एक कैपिटल Y स्मॉल r, और दोनों ही स्मॉल। ठीक है, कैसे लिखना है वो समझ में आया, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, फिर दूसरा स्मॉल पहला कैपिटल, फिर दोनों ही स्मॉल और एक कैपिटल दूसरा स्मॉल। क्लियर है, कैसे लिखना है, सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर पूछ भी रहे तो सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर तो क्या ही है, फिर तो आता है हमें, फिर तो छापना ही तो है, वाई आर वाई आर वाई वाई आर आर, वार वार वाले पास में लिखे, आर आर वाले पास में लिखे। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल कैपिटल R कैपिटल R। यहाँ पे क्या होगा,
वाई कैपिटल, आर स्मॉल। तो ऐसे जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं, ये क्या है, इसमें दो कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है ना, एक तो येलो कलर और राउंड शेप, तो दो कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है। तो हमें F2 जनरेशन क्या मिल रही है, F2 जनरेशन का रेशियो हमें फिनोटाइप जो हमें दिख रहा है, ऑब्जर्वेबल है, हमें मिल रहा है 9 येलो राउंड मिल रहे हैं। 9 कितने मिले हमें, येलो राउंड। 3 कितने मिले, रिंकल्ड सीड्स मिला हमें, 3 रिंकल्स। यहाँ पे 3, यहाँ पे ये वाले मिले, और 1 कहां पे गया, ये 1 ये वाला मिला। मतलब हमारे पास रेशियो क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। इंपॉर्टेंट है दोनों रेशियोज बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और डाई हाइब्रिड क्रॉस का। वैसे तो सब याद करना है, बट कुछ नहीं भी करो ना तो ये तो करना ही है कि ये कौन से रेशियो में कंबाइन हुए, क्या फिनोटिपिक रेशियो था। जीनोटिपिक रेशियो इज वेरी कॉम्प्लेक्स, अभी फिनोटिपिक रेशियो ही पूछेंगे। 9:3:3:1। क्लियर है, क्लियर ओके। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैम हर एक पार्ट को बेटा जहां जहां है वहां तो मैं बोलूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये है बेटा मेंडल के लॉज। उन्होंने इतनी मेहनत करके लॉज दिए, तुम पढ़ नहीं सकते हैं। तो मेंडल के लॉज देखो, 3 लॉज दिए थे उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है एग्जैक्टली देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, सम ट्रेट्स मास द एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स, मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट होंगे वो रिसेसिव ट्रेट्स पे हावी हो जाएंगे, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ईच पेरेंट पासेस ओनली वन अलील फॉर ईच ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग। हमने देखा ना कि हर एक पेरेंट, भले ही वो टीटी है तो ये इसकी एक ही अलील आएगी, मतलब एक पेरेंट की एक ही अलील आएगी टू दी ऑफस्प्रिंग। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अगर दो साथ में डाई हाइब्रिड हमने क्रॉस करवाया भी था, तो ऐसा नहीं कि ये अगर टॉल हाइट है तो उसका कलर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, सीड के कलर पे, नहीं, ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो ट्रेट्स है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बस इतना ही, इसको अच्छे से समझना है, तीनों लॉज को। तो फर्स्ट हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बताता है भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस अपना, इट स्टेट्स दैट इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। हमने पढ़ तो रखा है, देखो बेसिकली क्या है डोमिनेंस, मतलब कि अगर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, दो अलग अलग ट्रेट्स है, तो जो डोमिनेंट वाली है वो हावी हो जाएगी किस पे, रिसेसिव वाले पे। बस one trait is dominant, एक trait dominant है and other is recessive. Okay, when two organisms with different traits are crossed, अलग अलग organisms अलग अलग traits के साथ जब cross करेंगे, dominant trait will appear in the offspring. Obviously कौन सी trait दिखेगी offspring में, जो dominant वाली है वो trait हमें offspring में दिखेगी, while the recessive trait is past, recessive traits हमें नहीं दिखेगी। dominant trait ये पढ़ रखा है, कौन किसको डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, किसको रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। अगर प्लांट की बात करें, पी प्लांट की, तो टॉल प्लांट हाइट क्या है, डोमिनेंट है, और शॉर्ट प्लांट हाइट क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। इन अ क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, होमोजाइगस मतलब सेम अलील होने चाहिए थे, है ना, एंड अ होमोजाइगस रिसेसिव, all offspring F1 generation will show the dominant trait। हमने देखा ना यहाँ पे जो F1 जनरेशन है, यहाँ पे जो F1 जनरेशन है वो क्या मिली हमें, कैपिटल T स्मॉल t, मतलब ये जो है वो सब क्या दिखाएंगे, they all will show the dominant trait। The recessive trait only appears in an organism has two recessive alleles। और recessive trait कभी appear होगी, जब दो recessive alleles हो गए तभी recessive trait appear होगी। easiest law है law of dominance। ठीक है, इसमें ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत भी नहीं है, बहुत easy है कि जो डोमिनेंट बेसिक है, जो डोमिनेंट वाली ट्रेट है वो एक्सप्रेस होगी, जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं होगी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बताता है ये लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट
द लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब भी गैमेट्स फॉर्म होंगे, स्पर्म या फिर egg, जब भी गैमेट्स फॉर्म होंगे, द टू अलील्स ऑफ अ ट्रेट सेपरेट, क्या हो जाएंगे, जो टू अलील्स है, जैसे हमने देखा था टी और टी, दे विल सेपरेट और सेग्रीगेट। सेपरेट होना मतलब क्या होना, अलग अलग हो जाना भाई, उनका ब्रेकअप हो जाना, सेग्रीगेट हो जाना, तो टू अलील्स क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। एज अ रिजल्ट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन अलील ऑफ ईच ट्रेट, है ना, एक गैमेट में एक ही अलील होगा एक पर्टिकुलर ट्रेट का। एक गैमेट फॉर्म होगा तो उसमें एक अलील होगा इसका, एक ही अलील होगा। मतलब सेपरेट आउट होने के बाद, सेग्रीगेट होने के बाद एक गैमेट में क्या होगा, एक अलील होगा फ्रॉम ईच ट्रेट। ट्रेट ले लो, हाइट ले लो, कलर ले लो, एक ट्रेट का क्या होगा, एक अलील होगा। रिपीट कर रही हूं बार बार ताकि यहां पे बैठे, ठीक है। alleles देखो, each organism has two alleles for a trait, one from each parent, है ना, दो alleles मिलेंगे, एक एक from each parent। जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें तो एक ये वाले पेरेंट से भी आएगा, एक ये वाले पेरेंट से भी आएगा, है ना। सेपरेशन ऑफ अलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे, द टू अलील्स सेपरेट सो ईच गैमेट गेट्स ओनली वन अलील। दो गैमेट सेपरेट करेंगे तो एक गैमेट में क्या होगा, दो अलील सेपरेट करेंगे, दो अलील सेपरेट करेंगे तो एक गैमेट में क्या होगा, एक गैमेट का एक ही अलील आएगा। फिर वापस से एक एक अलील आ गया दोनों का, यहां से एक आया, यहां से आया, वापस से क्या होगा, वापस से पैचअप हो जाएगा, वापस से क्या होगा, वापस से साथ में आ जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, ऑफस्प्रिंग गेट्स वन अलील फ्रॉम ईच पेरेंट, है ना, रिस्टोरिंग द पेयर। फिर वापस से क्या बन जाएगी, एक एक अलील ईच पेरेंट से मिलेगा, एक पेयर बन जाएगी। क्लियर है। For example, in a plant with alleles T tall and T short, the gametes will have either T or T, है ना। गैमेट्स के पास क्या होगा, या तो कैपिटल टी या तो शॉर्ट वाले का शॉर्ट स्मॉल टी, दोनों नहीं हो सकता। दिस एक्सप्लेन्स हाउ ऑफस्प्रिंग्स कैन इनहेरिट ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। इससे समझ में आता है कि ऑफस्प्रिंग्स ईदर डोमिनेंट ट्रेट कैसे लेंगे या फिर रिसेसिव ट्रेट्स उनमें कैसे आती है, कैसे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से आए समझ में। सेग्रीगेशन बेसिकली क्या, सेपरेट करना, सेग्रीगेशन क्या मतलब सेग्रीगेट करना, और वापस फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वापस टू मेक अ पेयर। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो, द लॉ स्टेट्स दैट जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। बोला ना कि वो जो जीन्स होंगे इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे, किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे, और दे आर इंडिपेंडेंट inherited independently of each other. During gamete formation, the alleles of one gene segregate independently from the alleles of another gene, leading to new combinations, है ना। ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होगा तब क्या होगा, एक जीन के जो अलील्स है वो सेग्रीगेट कर जाएंगे इंडिपेंडेंटली, दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर क्या होगा, अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं तो क्या बनेंगे, न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे, न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना, तो नए ट्रेट्स डेवलप होंगे। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस क्या है, जीन्स कंट्रोलिंग डिफरेंट ट्रेट्स। एग्जांपल देखो, सीड कलर एंड सीड शेप असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब सीड कलर का सीड शेप से कोई लेना देना नहीं होगा, और सीड शेप का सीड कलर से भी कोई लेना देना नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंटली खुद से आएंगे, वो ट्रेट्स कैसे आएंगे, दे विल कम इंडिपेंडेंटली। इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं जाएगा, कलर चेंज हो गया तो सीड का शेप भी चेंज होना है, ये नहीं होगा। रिंकल्ड है तो ग्रीन ही होना है, येलो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। राउंडेड है तो येलो ही होना है, ग्रीन नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। कुछ भी ऐसे नहीं है कि एक ट्रेट जो है वो दूसरे पे हावी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है, नो, इंडिपेंडेंटली वो लोग अपने अपने हिसाब से देख लेंगे भाई उनको क्या चाहिए, ठीक है।
डाइहाइब्रिड क्रॉस एग्जाम्पल, एंड अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्रेड्स, देखो दो ट्रेड्स जहां पे है वहां पे भी ऐसा नहीं हो रहा है, लाइक येलो एंड ग्रीन, येलो ग्रीन सीड अभी जो मैंने बताया, और राउंड एंड रिंकल्ड सीड, द इनहेरिटेंस ऑफ द सीड कलर, जो सीड कलर है दैट विल नॉट डिपेंड एंड दैट विल नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ द सीड शेप, है ना, जो सीड का कलर है वो सीड के शेप पे इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब ही क्या है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों ही कैरेक्टर्स क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए नाम क्या दिया है भाई, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Phenotypic ratio in a dihybrid cross, this law leads to the classic 9:3:3:1 phenotypic ratio in the F2 generation. F2 में क्या रेशियो होगा, 9:3:3:1 का रेशियो होगा. This law explains the genetic variation seen in offspring when more than one trait is considered. ये वो लॉ कब हम पढ़ते हैं, जब एक से ज्यादा ट्रेट कंसिडर करते हैं तो भी हमें जो वेरिएशंस दिखते हैं उसके बेसिस पे हमने ये लॉ पढ़ा. क्लियर है क्या, मेंडल भाई साहब के तीनों लॉज क्लियर है. आई वांट इट क्रिस्टल क्लियर, ये तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लियर होने चाहिए. देखो नेक्स्ट, अभी ट्रेट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग हुए, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग हुए, कैसे, है ना, how the traits are expressed exactly, how it is happening, क्यों हो रहा है ऐसे. तो पहला सेल्यूलर डीएनए कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस है, ठीक है, एक के बाद एक मतलब इसके बाद ये, ठीक है. सेल्यूलर डीएनए एंड जीन एक्सप्रेशन, सबसे पहले क्या होगा, सेल्यूलर डीएनए और जीन एक्सप्रेशन. डीएनए इन द सेल सर्व्स एज द इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी. फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस की सारी इंफॉर्मेशन किसमें होगी, डीएनए में. अ जीन इज अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग वन प्रोटीन. जीन क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए. प्रोटीन कंट्रोल्स कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, कौन कंट्रोल करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटीन्स कंट्रोल करेंगे कि कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैसे ट्रेट्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, प्लांट की हाइट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन विच इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन्स या फिर एंजाइम. ग्रोथ हार्मोन, प्लांट की हाइट कितनी होनी चाहिए, ड्वार्फ होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, किस पे डिपेंडेंट करेगा, ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंडेंट करेगा. तो ग्रोथ हार्मोन कौन किसकी वजह से है, कौन रेगुलेट करेगा, एंजाइम्स, प्रोटीन्स रेगुलेट करेंगे. तो पहले तो डीएनए में जीन के लेवल पे क्या हो रहा है, उसके बाद प्रोटीन एंड ट्रेट एक्सप्रेशन. The amount of plant hormone responsible for growth is controlled by an enzyme. कितना हार्मोन है, what is responsible for the growth, किस कौन कंट्रोल करेगा, एंजाइम. इफ द एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली, एंजाइम अच्छे से काम कर रहा है, मोर हार्मोन इज प्रोड्यूस, ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, एंड द प्लांट ग्रोज टॉल, ज्यादा हार्मोन होगा तो प्लांट ज्यादा टॉल ग्रो करेगा. इफ देयर इज एन अल्टरेशन इन द जीन फॉर द एंजाइम, अगर जीन में ही यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होगी तो एंजाइम में भी गड़बड़ होगी, है ना, मेकिंग इट लेस एफिशिएंट. एंजाइम भाई कम एफिशिएंट हो जाएगा. प्लांट प्रोड्यूसेस लेस हार्मोन्स और प्लांट विल रिमेन शॉर्ट. इससे इसका कनेक्शन आ गया समझ में, जीन से प्रोटीन का क्या कनेक्शन है. ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या, ट्रेट्स कैसे इनहेरिट होंगे, है ना, ये तो हमें पता है. दोनों पेरेंट्स जो होंगे दे विल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी जो बाद में जो ऑफस्प्रिंग है उसका डीएनए कौन कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों ही पेरेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स अ कॉपी ऑफ द जीन ऑफ फॉर ईच ट्रेट, है ना, ईच पेरेंट विल कंट्रीब्यूट अ कॉपी ऑफ द जीन, उनके जीन की एग्जैक्ट कॉपी for each trait. This means organisms have two sets of genes, one from each parent. कैसे आएंगे, एक कॉपी मदर से, एक कॉपी फादर से, एग्जैक्ट रिजेबल कार्बन कॉपी, एक कार्बन कॉपी मम्मी से, एक कार्बन कॉपी पापा से, मतलब ही दोनों ही पेरेंट एक कॉपी देंगे, मतलब क्या होगा, वन सेट बनेगा जीन्स का. ओके, germ cells must carry only one set of genes so that when they combine during fertilization the progeny has two sets of chromosomes, one from each parent, है ना.
दोनों दोनों पेरेंट से एक एक सेट आएगा और पेरेंट के पास क्या होगा, टू सेट्स ऑफ, एक प्रोजेनी जो है ऑफस्प्रिंग है उसके पास क्या होगा, वन सेट ऑफ, इट हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम होंगे, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, किससे, एक मदर पेरेंट एक फादर पेरेंट से। ठीक है, देखो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, जर्म सेल्स मतलब क्या बेटा, ये sperms and eggs contain one set of chromosome selected randomly from either maternal or paternal chromosome। एक सेट मिलेगा है ना, एक सेट नया सेट तैयार होगा, मैटरनल से लिया हुआ या फिर पैटर्नल से सेट लिया हुआ। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू जर्म सेल्स कंबाइन, है ना, टू जर्म सेल्स कंबाइन करेंगे, रिस्टोरिंग द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी। फाइनली इतनी गड़बड़ 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 घोटाला होने के बाद फाइनली जो आएगा, फाइनली जो सेट ऑफ क्रोमोसोम आएगा वो सेम सेट होगा, मतलब जितने होने चाहिए उतना ही होगा, पहले ही ऊपर नीचे, पहले स्टार्टिंग में इधर से थोड़े आए इधर से थोड़े आए फिर रिकम्बाइन करेंगे, फाइनल सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बी द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से देखेंगे कितना होता है, क्या होता है वो आगे। दिस एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए अक्रॉस जनरेशन। अगर हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर ही चेंज होता रहेगा तो चलेगा क्या भाई, नहीं, फाइनल जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम आना चाहिए। क्रोमोसोम्स एंड जीन हेरिटेंस, नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम्स एंड जीन हेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तुम लोग लिख नहीं पाते हो, इसलिए मैंने सेग्रीगेट करके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज करके आपको हर एक चीज किसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है वो अच्छे से दिया है। ठीक है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, पता है जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, which are separate independent pieces of DNA। ये क्या है, इंडिपेंडेंट पीसेस है किसके, डीएनए के। Each cell has two copies of every chromosome। हर एक सेल के पास दो कॉपीज होंगे हर क्रोमोसोम की। फ्रॉम वन, ये तो पता है ना, एक का मदर से आएगी कॉपी, एक कॉपी कहां से आएगी, फादर से। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, जब जर्म सेल्स फॉर्म होंगे, ईच सेल टेक्स वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर एंश्योरिंग इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस टू ट्रेट्स। मतलब जब भी गैमेट फॉर्मेशन, जर्म सेल्स बनेंगे, ईच सेल्स विल टेक वन क्रोमोसोम एक पेरेंट से, इंश्योरिंग इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स, है ना, दे आर नॉट अगेन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होगी, इनहेरिटेंस होगी किसकी, ट्रेट्स की। कैसे ट्रेट्स होने वाले हैं, इनटू द ऑफस्प्रिंग, इनटू द चाइल्ड। लिंक टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने जो किया, लाइक द डाइहाइब्रिड क्रॉस आई एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, हमने देखा ना, उन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यस, मीनिंग ट्रेट्स सच एज round and yellow cannot be inherited independently, sorry, they can be inherited independently, मतलब इनका कोई भी एक दूसरे से नाता नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिलेशन नहीं है, they can be inherited independently। This mechanism of inheritance applies to all sexually reproducing organisms। मेंडल ने लॉ दिया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी प्लांट पे ही लागू होगा, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब पे उनके लॉज वर्क करते हैं। इनहेरिटेंस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में तो भाई ये सब होता है, गैमेट्स फॉर्म होंगे, फिर डीएनए एग्जैक्ट कॉपीज बनेगी, फिर वापस से रेप्लिकेट होगी, कंबाइन करेगी, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आल्सो फॉलो सिमिलर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बट देयर मैकेनिज्म्स डिफर सिंस दे डू नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स। उनमें भी कॉपीज बनेगी बट उनका मैकेनिज्म क्या होगा, डिफरेंट होगा, उनका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म विल बी डिफरेंट। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्यूजन नहीं हो रहा है ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, कोई भी टाइप ऑफ फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म वुड बी डिफरेंट। ये नहीं याद रखना है, इतना याद रखो, ठीक है। सिर्फ अगर आप पूछा कि असेक्सुअल में क्यों ऐसा नहीं होता, तो इतना है कि उनका रिप्रोडक्शन ही सेक्सुअल नहीं होता, उन्होंने गैमेट्स कंबाइन ही नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं होंगे, तो ये सब मैकेनिज्म उन पे वर्क नहीं करेगा। लास्ट टॉपिक, yes, the last topic of this chapter, sex determination।
है ना. व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जो इफ द मदर इज कंसीव तो चाइल्ड बेबी गर्ल होगी या चाइल्ड बेबी बॉय होगा, है ना. इट वुड बी पापा की परी या मम्मी का बेटा, राजा बेटा. ओके यार, पापा की परी तो क्यूट टर्म है ना. भले ही तुम लोग ट्रोल करने के लिए यूज करते हो, गर्ल्स को परेशान करने के लिए, बट ऑलवेज डैड्स लिटिल प्रिंसेस, है ना. सो एंड मॉम्स क्या, मम्मी का राजकुमार. हाँ, तो क्या होने वाला है, मम्मी का राजकुमार या पापा की लिटिल एंजल. तो उस बेसिस पे क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले ये देखो. प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिसाइडेड और डिटरमाइंड, है ना, बेस्ड ऑन इज जेनेटिक मटेरियल कंपोजिशन इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन, जिससे हम सेक्स डिटरमाइंड करेंगे वेदर इट इज अ बेबी बॉय और इट इज अ बेबी गर्ल. हाउ, बाय द जेनेटिक कॉम्बिनेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ सेक्स डिटर्मिनेशन. देखो कैसे होगा, है ना, कैसे होगा. इन ह्यूमंस की बात करें, सेक्स इज लार्जली डिटरमाइंड बाय जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, है ना. कौन से जीन्स पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा. की डिफरेंस लाइज इन द सेक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड. मेन की डिफरेंस मैंने बोला था, क्रोमोसोम्स होते हैं, सम आर ऑटोसोम्स एंड एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. तो वो जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसकी वजह से डिटरमाइन होगा. क्रोमोसोम्स एंड पेयरिंग. ह्यूमंस के पास बेटा कितने क्रोमोसोम्स होंगे, पहले ही पढ़ा था, दे हैव 23 पेयर. अगेन 23 क्या, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन टोटल. 22 उसमें से 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स है दे आर ऑटोसोम्स. मतलब क्या, दे आर नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स. 22 पेयर्स क्या है, दे आर ऑटोसोम्स, मतलब नॉन सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स डिटर्मिनेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, बाकी कैरेक्टर्स में उनका रोल होगा. रोल किसका होगा, रोल किसका होगा, सेक्स क्रोमोसोम्स का. दे हैव 22 pairs are autosomes that have one maternal and one paternal copy. इनमें पेयर है ना, तो एक मैटरनल कॉपी एक पैटर्नल कॉपी होगी. द 23rd पेयर, इसमें हम बात करेंगे 23rd पेयर. ये जो एक पेयर है, इट इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. इन फीमेल्स द सेक्स क्रोमोसोम्स आर परफेक्ट पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. मतलब अगर फीमेल है तो कैसे उनका कॉम्बिनेशन होगा, एक्स और एक्स. फीमेल में क्या होगा, एक्स और एक्स, मतलब दोनों एक्स एक्स होंगे. अगर मेल है, इन केस ऑफ अ मेल इट इज एन एक्स एंड वाई. मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स एक पेयर, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स की पेयर कैसी होगी, एक्स एक्स. इन केस ऑफ अ मेल पेयर कैसी होगी, एक्स और वाई. यही लिखा है. In females, the sex chromosomes are a perfect pair of X chromosomes. In males, the sex chromosomes are mismatched. इसमें मिसमैच हो गए क्रोमोसोम्स विथ वन एक्स क्रोमोसोम. एक क्या है, एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, तो इनका कैसे है, एक्स एंड वाई. फीमेल में क्या है, एक्स एक्स. सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर. फीमेल में एक्स एक्स, मेल में एक्स वाई. देखो आगे, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. अभी कैसे होगा, चाइल्ड में क्या आना चाहिए, है ना. तो एवरी चाइल्ड इनहेरिट्स वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर. मदर के पास क्या है, मदर के पास है एक्स और एक्स. ऑलराइट, मदर के पास क्या है, एक्स और एक्स. बट फादर के पास क्या है, ईदर एन एक्स क्रोमोसोम. फादर के पास क्या है, एक एक्स है एक वाई है ना. तो मदर के पास हमेशा क्या आने वाला है, फ्रॉम द मदर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्स क्रोमोसोम, है ना. मदर से क्या आने वाला है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्स क्रोमोसोम, चाहे ये हो या फिर ये हो, है ना. द फादर कॉन्ट्रीब्यूट्स इधर एक्स क्रोमोसोम और अ वाई क्रोमोसोम. फादर से क्या आएगा, एक्स आएगा या तो क्या आएगा, या तो वाई क्रोमोसोम आएगा. मदर के पास से तो ऑलवेज एक्स आने वाला है, फादर के पास से इधर इट कैन बी एक्स इधर इट कैन बी वाई. इफ द चाइल्ड इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, है ना. अगर ये कॉम्बिनेशन हो रहा है कि मदर से तो एक्स क्रोमोसोम आया, फादर से भी एक्स क्रोमोसोम आया, तो ये एक्स एक्स बना, है ना. मदर से एक्स क्रोमोसोम आया, फादर से भी एक्स आया, तो ये क्या बना, एक्स और एक्स. तो इट विल बी अ गर्ल.
क्या होगा, सेक्स ऑफ द चाइल्ड वुड बी अ गर्ल, शी वुड बी अ गर्ल। अगर इफ द चाइल्ड इनहेरिटेड्स अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, मतलब मदर का, यहाँ पे लिख लो, अगर ये एक्स है, अगर मदर का ये एक्स है, फादर का वाई, मतलब एक्स है और एक वाई है, तो क्या हुआ, एक्स वाई मतलब क्या होता है, मेल होता है। तो ये क्या बनेगा, ये दिस इज अ गर्ल चाइल्ड विथ एन एक्स एक्स पेयरिंग, दिस इज अ बॉय चाइल्ड विथ अ एक्स वाई पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ द चाइल्ड इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम फादर से, द चाइल्ड विल बी अ बॉय, चाइल्ड क्या होगा, ही विल बी अ बॉय। आया समझ में? अगर मदर से एक्स आ रहा है, फादर से भी एक्स आएगा तो गर्ल होगी। अगर मदर से एक्स आ रहा है, मदर से हमेशा एक्स ही आएगा क्योंकि मदर के पास ओनली एक्स एंड एक्स की ही पेयरिंग है, तो मदर से एक्स आया, फादर से एक्स आया तो गर्ल, मदर से एक्स है, फादर से वाई है, तो क्या होगा, दैट कॉम्बिनेशन विल लीड टू द बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड, मतलब मेल बॉय। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग, भाई पता है कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 50-50% है ना। मदर से कांस्टेंट है, फादर से कभी एक्स भी आ सकता है या वाई भी आ सकता है, तो 50-50% है भाई। तो 50% ऑफ अ गर्ल चांस है, 50% आर चांसेस ऑफ अ मेल। There is an equal chance, 50% of the child being a boy or a girl, as it depends on whether their father passes on X or Y क्रोमोसोम। किस पे डिपेंड करेगा, फादर पे डिपेंड करेगा, फादर ने एक्स पास किया या फादर ने वाई क्रोमोसोम पास किया, उस पे क्या डिपेंड करेगा, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है ना। छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, याद बस इतना रखना है, ये यहाँ पे जो स्क्रिबल 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 किया है मैंने इतने अपनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल सी हैंडराइटिंग से, ये ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में। हाउ इज द सेक्स डिटरमाइंड, आ गया सब समझ में। आ गई इतनी बड़ी स्मेल, आहा, ऐसा आलस खाते कि नहीं, हो गया लेक्चर, है ना, लेक्चर कर लिया, फाइनली हमने जंग जीत ली, है ना, हमारा हेरिडिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर कंप्लीट हो गया, लेक्चर अच्छे से देखा है, तो आपको सॉल्व करनी है इसकी डीपीपी। हमेशा दे देते हो मैम, हाँ मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है, रोज हर एक लेक्चर के बाद तुम्हें क्या मिलेगी, डीपीपी मिलेगी। उसके बाद एक और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज मिलती है तुम्हें मेरी तरफ से, दैट इज योर एसीसी। नहीं पता है तो विजिट द टेलीग्राम चैनल, एसीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अभी भी बोल रही हूँ, एसीसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम लोग एग्जाम देने जाओगे ना, उसके पहले वाले दिन जब पढ़ाई करोगे, तो रिफर दिस एसीसी, आई कैन गारंटी कि एसीसी बहुत हेल्पफुल है तुम लोगों के लिए। तो ये कहाँ मिलेगा, डीपीपी, एसीसी। और एक चीज मैम, हमारे ना आज हाथ दर्द कर रहे थे, हमने नोट्स नहीं लिखे। हमेशा का बेटा, हमेशा का है, आई नो इट, आई नो यू ऑल, तुम लोगों ने नोट्स नहीं लिखे। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ मिलेगी, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी अपने ही टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे मिल जाएगी, एरीज एड्यू पे। ये नोट्स ले लो, ये तुम्हारी एसीसी ले लो, तुम्हारी डीपीपी ले लो, एवरीथिंग इज देयर ऑन योर टेलीग्राम चैनल, आर टेलीग्राम चैनल एरीज एड्यू, ठीक है। यहाँ पे नोट्स भी डीपीपी सॉल्व करो, पता चलेगा कि कितना इधर गया है, कितना उधर नहीं गया है। बाकी एसीसी इज हेल्पफुल, एसीसी से पढ़ाई नहीं करनी है, फर्स्ट सीधा जंप एसीसी पे नहीं करना है, लेक्चर कंपलसरी देखना है, फिर एसएससी करनी है। बच्चों के लिए एसएससी बहुत हेल्पफुल रही है, बच्चे मुझे बोलते हैं आई नो कि मैम बहुत आपके एसएससी ना लाइक लास्ट मोमेंट के लिए इट्स अ बून, आई नो, बट लास्ट मोमेंट के लिए है वो बून। अभी क्या है, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लेक्चर्स फुल ऑन लो, जो नोट्स के साथ लेक्चर्स देखते हो, नोट्स रेफर करो, एंड में एसएससी रेफर करो, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है मुझे पता है, बट इट्स ओके, हमने बीच बीच में मस्तियां की है, टाइम पास थोड़ा थोड़ा चल रहा था, सो इट्स ओके, इतना तो चलता है भाई, इतना तो चलता है ना। सो इसके साथ लेक्चर को एंड करते हैं। सारी चीजें अच्छे से करना, आई नो बोर्ड्स बहुत पास है, स्ट्रेस मत लेना, सब कुछ हो जाएगा, मैं करवा दूंगी, चिल रहना, रिलैक्स रहना, बट पढ़ाई करते रहना, ठीक है। चलो बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, ठीक है, टाटा।